नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्शन में चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मैदान में उतरने वाले हैं। 24 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से अपनी रैली का आगाज करेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जहां गाजियाबाद, वहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज से चुनावी जनसभाओं में उतरने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर संगठन तक उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगातार कोशिशों में लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कोर कमेटी की बैठक के दौरान पदाधिकारियों को, साथ ही साथ बीजेपी सरकार के मंत्रियों को निर्देश जारी किए हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए प्रत्याशियों के साथ लगें, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं, साथ ही साथ उनकी जीत भी सुनिश्चित करें, जिसको लेकर मंत्रियों को पहले ही प्रभार दिए जा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन मिलकर 2023 के इस सबसे बड़े चुनाव में कहीं न कहीं लगने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके का सेमीफाइनल भी है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। को लेकर के आज 5वें दिन से अधिक बीत चुके हैं, जबकि नामांकन का दौर जारी है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 26 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। वहीं बात की जाए तो बीजेपी ने अपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। नगर पालिका मऊ में समाजवादी पार्टी ने एक नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। तैयब पालकी और अरशद जमाल के टिकट काट दिए गए हैं और एक नए चेहरे को नगर पालिका में उतारा गया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी सदस्य की घोषणा नहीं की है, लेकिन ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सदस्यों की बात करें तो 221 सदस्यों ने पर्चा दाखिल किया है। अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी परिवार का दबदबा इस बार जनपद में रहेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों ने मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 65 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। सभी राजनीतिक दल, जातिगत समीकरण देख रहे हैं, उसी के आधार पर 65 प्रत्याशियों की सूची वो जारी करेंगे। क्योंकि सूची जारी करने में देरी करने का एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों को अगर समय से किसी भी प्रत्याशी का कुछ टिकट नहीं मिलती है तो दूसरे खेमे में जा करके भीतरघात करके उस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि लगातार 65 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं किया गया। यह भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों को अंदर खाने से टिकट तो दे दिए, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की है। यही कारण है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, किसी ने भी अभी तक 65 प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जितना देर करेंगे तो उन प्रत्याशी अगर टिकट कटता है तो दूसरे खेमे पर नहीं जा सकेगा। इसी को देखते हुए किसी भी पार्टी के नेता ने, चाहे राजनीतिक बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, 65 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के बाद 65 प्रत्याशियों की सूची जारी की जाए। आगरा के कमिश्नरेट थाना कागारोल क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने 3 घरों को किया साफ, जिसमें दिन दहाड़े थाना क्षेत्र के नजदीक में 500 मीटर की दूरी पर ही दिन दहाड़े घर में लाखों की चोरी की, जिसमें आभूषण और जेवरात और नकदी को ले गए, जबकि उस बंद मकान में कोई था नहीं। वह अपने पड़ोस के घरों में चली गई थी। वहीं नजदीक में बीसलपुर गांव में भी चोरों ने इसी तरह वारदातों को दिया अंजाम। कहीं न कहीं कागारोल थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आखिरकार ऐसे चोरों पर कब लगेगी लगाम? निकाय चुनाव को देखते हुए आज पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में संबंधित पुलिस कर्मियों को यह निर्देशित दिया गया कि चुनाव के दौरान होने वाले बल्बे से किस तरह से निपटें और टीयर गैस को किस तरह से छोड़ें। आज पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धौल जायसवाल की मौजूदगी में जिला मुख्यालय स्थित रविंद्र नगर परेड ग्राउंड के परिसर में आज बलवा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में जनपद के सभी थानों से आए पुलिस कर्मियों को यह अभ्यास कराया गया कि आगामी चुनाव में अगर बलवा होता है तो उस बलवे से किस तरह से निपटेंगे। साथ ही उससे अभ्यास भी कराया गया, टीयर गैस कैसे छोड़ेंगे, साथ ही सायरन किस तरह से हमेशा चालू रहेगा। इस सब के बारे में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों के द्वारा बताया भी गया और पुलिस अधीक्षक के द्वारा मॉक ड्रिल से निपटने के लिए जो भी शस्त्र प्रयोग किए जाते हैं, टीयर गैस कैसे छोड़ेंगे, इन सब का निरीक्षण भी किया गया। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी व माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को लेकर हुजैफा जौनपुरी नामक एक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो अपलोड किया गया है। ये वीडियो असद के ऊपर एक गाना बनाकर अपलोड किया गया है। असद की बात करें तो झांसी में इनकाउंटर के दौरान यूपीएसटीएफ ने असद को मार गिराया था, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से बेखौफ होकर असद गोलियां चला रहा था,
उसी असद को लेकर हुजैफा जौनपुरी के नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट है, उस अकाउंट के माध्यम से एक गाना अपलोड किया गया है जो उत्तर प्रदेश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न तक का आरोप लगाने वाली असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसके हवाला दिया है कि अंकिता दत्ता एंटी पार्टी एक्टिविटीज में सम्मिलित थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रही थी। आपको बता दें कि अंकिता दत्ता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे और सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से वो लगातार पोस्ट किए जा रही थी। इस पूरे मामले में कांग्रेस के आला कमान ने अंकिता दत्ता से स्पष्टीकरण भी मांगा था। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपों पर सफाई देते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा था कि अंकिता दत्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार है, उनके आरोपों में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। अंकिता दत्ता ने सीधे तौर पे प्रियंका गांधी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को टैग करते हुए कहीं न कहीं श्रीनिवास बीवी पर आरोप लगाए थे। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि अंकिता दत्ता की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और अपने सफाई में वो क्या कुछ कहती है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर उत्पीड़न तक का आरोप लगाने वाली असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इसके पीछे हवाला दिया है कि अंकिता दत्ता एंटी पार्टी एक्टिविटीज में सम्मिलित थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो लगातार बयानबाजी कर रही थी। आपको बता दें कि अंकिता दत्ता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे और सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से वो लगातार पोस्ट किए जा रही थी। इस पूरे मामले में कांग्रेस के आला कमान ने अंकिता दत्ता से स्पष्टीकरण भी मांगा था। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपों पर सफाई देते हुए श्रीनिवास बीवी ने कहा था कि अंकिता दत्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार है, उनके आरोपों में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। अंकिता दत्ता ने सीधे तौर पे प्रियंका गांधी और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को टैग करते हुए कहीं न कहीं श्रीनिवास बीवी पर आरोप लगाए थे। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि अंकिता दत्ता की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और अपने सफाई में वो क्या कुछ कहती है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आज शुभारंभ हो चुका है। आज सुबह गंगोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। उत्तराखंड में आने वाले चारधाम यात्रियों का पंजीकरण की व्यवस्था बनाई गई है। जनपद हरिद्वार में भी पर्यटन विभाग के द्वारा राही मोटल में एक काउंटर लगाया गया है, जिसमें चारधाम यात्रा के आने वाले यात्रियों का पंजीकरण की प्रक्रिया संपन्न हो सके, क्योंकि आने वाले यात्रियों को पंजीकरण के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। और जिनको वैसे तो उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है, लेकिन जिन लोगों को ऑनलाइन कराने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए उसको लेकर पर्यटन विभाग के द्वारा राही मोटल में एक उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए एक पंजीकरण की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें पर्यटन विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा यात्रियों का पंजीकरण भी किया जा रहा है। उत्तराखंड सुबह से हजारों मुस्लिम भाइयों ने बड़ी ईदगाह में नमाज अदा कर ईद के त्योहार का शुभारंभ किया है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने पहले ही काफी चाक चौबंद व्यवस्था रखी है, क्योंकि लगातार इनके धर्मगुरुओं से बात करके और उनसे अपने वार्तालाप पूरा माहौल शांतिपूर्वक ढंग से बना रहे, इसको लेकर के जिला प्रशासन ने अथक प्रयास किए हैं। और कहीं न कहीं आज जो ईद को लेकर के नमाज पढ़ी गई है, उसको लेकर शांतिपूर्वक ढंग से पूरी ईद की नमाज जो है वो पूरी की गई। और जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया है जिला प्रशासन का, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद के मर्डर के बाद में जिस तरीके से खींचतान का माहौल बना हुआ था, उस माहौल को लेकर के पुलिस प्रशासन काफ़ी सतर्क रहा है। अब देखना ये होगा कि शाम तक इस व्यवस्था को लेकर के मुस्लिम भाइयों में कितना संतोष और कितना सौहार्दपूर्ण माहौल। बड़ी सुरक्षा के बीच आज गोरखपुर जिले में ईद की नमाज अदा की जा रही है। हर ईदगाह, हर मस्जिद पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन ने कर रखा है। खास तौर से आपको बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से सबके छतों पर निगरानी कर रहा है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से आने वाले गली मोहल्ले नुक्कड़ पर भी नजर रखी जा रही है। हर चौराहे, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे से लैस है। जहां रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, वहीं पीएससी की कई प्लाटून भी सुरक्षा के दृष्टिगत लगाए गए हैं।
खास तौर से जिस तरह से रमजान के पाक महीने के आखिरी दिन जुमे की नमाज अदा की गई सुरक्षा के बीच, उसी तरह से आज ईद की नमाज को अदा कराने में, ईद के पावन पर्व को सकुशल मनाने में प्रशासनिक अधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बड़ी ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं गोंडा के ईदगाह मार्केट पे और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने ये ईदगाह है और यहाँ पे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा रही है क्योंकि सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा था और क्योंकि साफ तौर से सुरक्षा व्यवस्था के जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसपी, एडिशनल एसपी खुद मौके पे हैं और चारों तरफ जो है सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रोड पर किसी को भी नमाज पढ़ने की कोई इजाज़त नहीं दी गई है और लगातार जो इंटेलिजेंस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सिविल ड्रेस में भी पुलिस है, वो लगातार जो है चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं। किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, जिसको लेकर के एसपी आकाश तोमर ने सख्त निर्देश दिए थे, जिसके साथ आज गोंडा में भी हर्ष उल्लास के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुरसान गेट स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने ईद की आवाज़ अदा की। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक देवेश कुमार पांडे, अपर जिलाधिकारी बसंत अग्रवाल सहित तमाम राजनीतिक नेता भी यहां पर आए और सभी अधिकारियों और राजनेताओं ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष ईद पर यहां नमाज अदा की जाती है और अमन चैन देश में कायम रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। इस मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों ने मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 65 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं की है। सभी राजनीतिक दल, जातिगत समीकरण देख रहे हैं, उसी के आधार पर 65 प्रत्याशियों की सूची वो जारी करेंगे, क्योंकि सूची जारी करने में देरी करने का एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों को अगर समय से किसी भी प्रत्याशी का कुछ टिकट नहीं मिलती है तो दूसरे खेमे में जा करके भीतरघात करके उस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि लगातार 65 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं किया गया। यह भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों को अंदर खाने से टिकट तो दे दिए, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की है। यही कारण है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी की पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, किसी ने भी अभी तक 65 प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जितना देर करेंगे तो उन प्रत्याशी अगर टिकट कटता है तो दूसरे खेमे पे नहीं जा सकेगा। ईद का चांद तुमने देख लिया, अगर दीपक में नूर ना होता। तो यही प्रेम और भाईचारे के त्योहार पर ईद की बात की जाए तो मेरठ में सभी मुस्लिम भाई एक दूसरे को मिलकर के ईद की बधाइयाँ देने में जुटे हुए हैं। उसी के साथ अगर मेरठ की बात की जाए, मेरठ की शाही ईदगाह की बात की जाए तो भारी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने पहुँचकर नमाज अदा की और उसी के बाद अब अपने घरों की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में इस वक्त मेला लगा हुआ है, जो छोटे बच्चे हैं वो खरीदारी में जुटे हुए हैं और उसी के साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो शांतिपूर्वक ढंग से यहां ईद की नमाज अदा की गई है। जिला अधिकारी और एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि मेरठ के अंदर 411 जगहों पर ईद की नमाज पढ़ी गई है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखते हुए भारी पुलिस फोर्स, TUIT, PAC, RAF अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जिसके चलते मेरठ में शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। मेरठ के घंटाघर चौराहे पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां भारी संख्या में जो मुस्लिम भाई हैं नमाज पढ़कर अपने घरों की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ की बात की जाए तो अभी तक की बात बिल्कुल यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा करने के बाद सभी भाई एक दूसरे को बधाई देने के बाद अपने घरों की तरफ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ईद उल फित्र का त्यौहार जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हर उल्लास से मनाया है, आप हमारे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ईदगाह में आज ये नमाज अदा की गई है और नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर जिला जज अब्दुल शाहिद आए हुए थे। अब्दुल शाहिद ने लोगों को दिल से मुबारकबाद दी है। वहीं नगर निकाय का जो चुनाव चल रहा है उसमें भी प्रत्याशी यहाँ भी कोई कसर छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं और एक मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए कह लीजिए, चाहे वो दिली मुबारकबाद देने के लिए कह लीजिए, लेकिन हर उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दी, हर चौराहे, हर मस्जिदों पर पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दी गई। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव सुबह से ही राउंड अप से रूट डाइवर्जन किया गया है। हर जगह से
कोई भारी वाहन अंदर ना आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना उत्पन्न होने पाए, इसलिए जिला प्रशासन ने और पुलिस विभाग ने इसको पूरी तरह से हर जगह पर मुस्तैदी जरूर दिखाई दी है। ईद उल फित्र का त्यौहार जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हर उल्लास से मनाया है, आप हमारे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ईदगाह में आज नमाज अदा की गई है और नमाज अदा करने के बाद यहाँ पर जिला जज अब्दुल शाहिद आए हुए थे। अब्दुल शाहिद ने लोगों को दिल से मुबारकबाद दी है। वहीं नगर निकाय का जो चुनाव चल रहा है उसमें भी प्रत्याशी यहाँ भी कोई कसर छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं और एक मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए कह लीजिए, चाहे वो दिली मुबारकबाद देने के लिए कह लीजिए, लेकिन हर उल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। जिला प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दी, हर चौराहे हर मस्जिदों पर पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई दी गई। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव सुबह से ही राउंड अप थे, रूट डाइवर्जन किया गया है। हर जगह से कोई भारी वाहन अंदर ना आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना उत्पन्न होने पाए, इसलिए जिला प्रशासन ने और पुलिस विभाग ने इसको पूरी तरह से हर जगह पर मुस्तैदी जरूर दिखाई दी है। ईद उल फित्र आज ईद का त्योहार है, पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और जो गैर मुस्लिम भी हैं, उन सब लोगों ने आपस में भाईचारे का, क्योंकि त्योहार है, सबने आपस में गले मिलकर सेवैया खिलाते हुए आज ईद का त्योहार मनाया। और वहीं अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो उन्होंने भी जो है ईद की बधाइयाँ दी हैं। किसी ने अपने ट्विटर हैंडल से बधाई दी तो किसी ने अपने कार्यालय में सभी लोगों को बधाइयाँ दी हैं। आपको बता दें पुलिस प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेते हुए कि किसी भी किस्म की कोई दिक्कत किसी को ना हो, देश भर में सुख शांति बनी रहे और आराम से इस त्योहार को मनाया जाए, उसको लेके हुए जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। तमाम चौक चौराहों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज ईद का त्योहार है, ईद की नमाज पूरे हर्षोल्लास के साथ, शांति के साथ अदा की गई है। भारी सुरक्षा के इंतजामात रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने जिस तरह से सुरक्षा के इंतजामात किए थे उसके हिसाब से जिले में ईद की नमाज अदा की गई है। लोग अपने घरों को वापस चल दिए हैं और घरों पर जाकर अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को और सभी दोस्तों को सिवई की दावत खिला रहे हैं। तो नन्हे मुन्ने बच्चों में भी खासा जोश है और वो मेले में खिलौने खरीदने के बाद खुशियां मना रहे हैं। ईद तो ख़ास तौर से बच्चों की होती है, लेकिन जिस तरह से ईद का त्यौहार आता है और उस ईद को त्यौहार को सभी मनाते हैं, बड़ों से लेकर छोटे तक इसको मनाते हैं। आज ईद का दिन है और आज उन भेदभावों को भी मिटाया जा रहा है जो लोगों के दिलों में है। लोगों की दिलों की दूरियां कम करने का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलकर सिवई खाने का त्यौहार है और इसी त्यौहार को मनाने के लिए लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। धर्मों की दूरियां मिटी हैं, लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलने के बाद रामपुर की इस गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा कर रहे हैं और गले मिलकर ईद की बधाइयां दे रहे हैं। की तरह अमेठी में भी मनाया जा रहा है सौहार्दपूर्वक ईद का त्यौहार। मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में अदा की ईद की नमाज और देश के अमन चैन की मांगी दुआ। हम आपको बता दें कि जिस तरह से आज ईद का त्यौहार है और लगातार अमेठी के सभी मस्जिदों में मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं और गले मिल रहे हैं और देश के अमन चैन की दुआ भी मांग रहे हैं। ऐसे में हम आपको बताएं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद नज़र आ रहा है, चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान मुस्तैद दिख रहे हैं और वहीं मस्जिदों पर जो है दर्जनों की संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और लगातार एसपी इला महारंजी व जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और कस्बे में जो है भ्रमण करते नजर आए और लगातार पूरे क्षेत्रों में जो है घूमते नजर आए और लोगों से सौहार्दपूर्वक ईद मनाने की अपील करते नजर। आज पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बात करें चंदौली जिले की तो चंदौली जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच में ईद की नमाज अदा कराई जा रही है। जनपद के सभी 16 थानों क्षेत्रों में लगातार पुलिस भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन पूरा एक्शन मूड में है और लगातार अवांछनीय तत्वों पर भी विशेष नज़र बनाए हुई है और डीएम और एसपी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की
जानकारी ले रहे हैं। देश भर में जहां एक तरफ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ परशुराम जयंती का भी आज आयोजन होना है। ऐसे में किसी प्रकार का कोई उपद्रव न हो, इसको लेकर कानपुर पुलिस प्रशासन सजग नजर आ रहा है। आज सुबह से ही मस्जिद हो या मंदिर, पुलिस प्रशासन भारी संख्या में मौजूद नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार को मनाए जाने के लिए कानपुर पुलिस प्रशासन किस तरीके के बंदोबस्त कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आज जगह जगह पर परशुराम जयंती का जुलूस भी निकाला जाएगा, तो वहीं मुस्लिम वर्ग के लोग ईद का त्यौहार भी मनाएंगे। ऐसे में दोनों ही पक्षों से पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था कायम करने की। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लगभग अब तक जो है 4700 केस सामने निकल के आ चुके हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत और चंदौली में एक की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में लगातार ग्राफ बढ़ता देख कई एडवाइजरी भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि सभी को सतर्कता बरतनी चाहिए, यानी कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ऐसे में लखनऊ के केसों की बात करें तो लगभग आज की 107 केस सामने निकल के आए हैं, जिसमें यह आंकड़ा पूरा 1000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना चाहिए। इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है। यदि ये कहा गया है तो कोई गलत नहीं कहा गया है। जी मैं बता दूं कि अभी मैं पटना के परिवहन मंत्री शीला मंडल जी के आवास पे मौजूद हैं। दिक्कत ये आ रही है बिहार के लोगों को कि किसी भी परिवहन विभाग में यदि बिहार के जनता जाती है तो वहाँ दलालों के चुंगलों से घिरा नजर आता है। इस मामले को लेकर यदि आप किसी मंत्री के पास यदि उस विभाग के शीला कुमारी और शीला मंडल मंत्री परिवहन विभाग बिहार पटना, इनके आवास पे आने पे, मैडम आवास पे हैं लेकिन पत्रकारों को विवादित बयान देने से पीछे हटती हैं। अक्सर का मामला है, जब से ये मैडम मंत्रालय में आई हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है बिहार के सारे परिवहन विभागों में। यदि किसी भी मामले में चले जाइए तो दलालों से घिरा नजर आता है विभाग, और उसमें मैडम बोलने से पीछे हटती हैं। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है। आगरा के कमिश्नरेट थाना कागारोल क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने 3 घरों को किया साफ, जिसमें दिन दहाड़े थाना क्षेत्र के नज़दीक में 500 मीटर की दूरी पर ही दिन दहाड़े घर में लाखों की चोरी की, जिसमें आभूषण और जेवरात और नकदी को ले गए, जबकि उस बंद मकान में कोई था नहीं, वह अपने पड़ोस के घरों में चली गई थी। वहीं नज़दीक में बीसलपुर गांव में भी चोरों ने इसी तरह वारदातों को दिया अंजाम। कहीं न कहीं कागारोल थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आखिरकार ऐसे चोरों पर कब लगेगी लगाम? आखिरकार पुलिस ऐसे चोरों पर कब कार्रवाई करेगी? आखिरकार कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान देखने को मिल रहा है। आगरा